नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद से आज हम लोग आप अपनी परीक्षा में 34 नंबर कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, आप सभी के लिए और आज की क्लास के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। किसी ने खूब लिखा है कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। अर्थात साथियों, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे साधन हैं, आप अपनी परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन आज का अगर आप लोग यह वीडियो देख लेते हैं तो देखिए, हमने यहाँ पे क्रमवार तरीके से सजा करके रखा है कि आप अपनी परीक्षा में 34 नंबर आराम से ला सकते हैं। सोचिए साथियों कि किसी की बोर्ड परीक्षा में 299 नंबर आ जाएं तो मात्र एक नंबर के लिए कितना पछताता है। और यहाँ पे तो बात रही है 34 नंबर की, तो आपको यह वीडियो तो देखना बनता है। देखिए, आज हम लोग इस क्लास में यह जानने वाले हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। यानी कि काफी छात्रों के मन में ऐसा भ्रम रहता है कि संस्कृत में अनुवाद करना यानी कि पंडित जी बन जाना, यानी कि बहुत ज्यादा अध्ययन करना। बिल्कुल गलत बात है। आज के हम लोग इस क्लास में कुछ ऐसे ट्रिक की चर्चा करने वाले हैं जिसकी मदद से आप लोग मिनटों में, या बोले ऐसी चुटकी कोई बजाया तब तक आपका संस्कृत का अनुवाद बन करके तैयार हो गया। आइए समझते हैं। तो पहले यह जान लीजिए कि आपकी परीक्षा में इस संस्कृत में आप अनुवाद बनाना सीख जाते हैं तो कैसे 34 नंबर ला सकते हैं। एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में साथियों, संस्कृत में अनुवाद। जब आप लोग संस्कृत अनुवाद बनाना सीख जाइएगा, यानी कि ट्रांसलेशन करना सीख जाइएगा, तो आपको परीक्षा में 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और 12 में से आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है। और 6 प्रश्न का जब आप उत्तर दीजिएगा तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 6 नंबर मिल जाएगा। दूसरा, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब साथियों निबंध। आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के बारे में 7 वाक्यों में संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखिए, यानी निबंध लिखिए। विद्यालय के बारे में लिखिए। तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस कुछ थोड़ा सा आपको यह वीडियो देखना है, थोड़ा सा आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है और आसानी से सारे प्रश्न बनने लगेंगे। तो 7 नंबर का यह पूछा जाता है। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र और एक पत्र आता है, यानी 4 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 2 बनाने रहते हैं। तो 2 जब बना लीजिएगा तो 4 गुनी 2 कितना नंबर मिल जाएगा? 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश तो काफी आसान होता है, ऐसे यह फ्री में 13 नंबर दे करके जाता है। केवल आप लोग को थोड़ा उत्तर छांटना रहता है। इसमें अपठित गद्यांश में एक पदीन उत्तर पूछा जाता है, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न रहते हैं 1-1 नंबर के, तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। पूर्ण वाक्यन पूछा जाता है, 2 प्रश्न रहता है 2-2 मार्क्स के, तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। और एक आपको शीर्षक लिखने के लिए दिया जाता है, यानी कि जो भी गद्यांश लिखा गया है, जो भी 10 लाइन लिखा गया है, उसके बारे में एक शीर्षक लिखिए, यानी उसका चैप्टर नेम लिख दीजिए। उसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। यानी कि आप लोग एक प्रश्न इसमें अपठित गद्यांश में बना देते हैं तो आपको 7 नंबर मिल जाते हैं। वही इसमें एक और रहता है, उसको एक पदीन उसमें भी पूछा जाता है, तो उसमें 2 मार्क्स आते हैं और पूर्ण वाक्य 4 मार्क्स का, यानी 6 मार्क्स का यह आता है और 7 नंबर का यह। तो 7-6 मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 नंबर। ठीक है। यानी अब आप जोड़ सकते हैं 6 और 7 कितना हो गया? 6-6-12 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21। और 21 में अगर 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21-3 हो जाएगा। कितना? 21-3 24। ठीक है। और 24 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 34। टोटल 34 नंबर आप लोग इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में। आइए अब देखते हैं कैसे। साथियों, संस्कृत में अनुवाद करना मतलब एक चम्मच हलवा उठा करके मुख में रखना और मुख में से, यानी हलवा कैसे गायब हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ पे देखिए साथियों, हम आपसे पूछें कि क्या आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में टेंस पढ़े हैं? बिल्कुल आप सभी का उत्तर होगा बिल्कुल, काहे नहीं पढ़े हैं। बचपन से टेंस पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। यानी कि जब हम लोग 2 क्लास 3 क्लास में थे तभी से टेंस का नाम सुनते चले आ रहे हैं। साथियों, जब आप टेंस का नाम सुने होंगे तो आप अच्छी तरीके से टेंस का हिंदी भी जानते होंगे कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जान गया होगा
कि टेंस के कितने भेद, 3 भेद, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है साथियों आप लोग। टेंस को जब हिंदी में काल बोलते हैं ना, इसको संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं जी, संस्कृत में हम लोग बोलते हैं लकार। क्या बोलते हैं, लकार। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग टेंस बोल रहे हैं। अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, काल बोल रहे हैं। अगर हम लोग संस्कृत लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, लकार बोल रहे हैं। क्या आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आप सभी को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि जो आप लोग इंग्लिश में टेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए, अनुवाद करने के लिए जो टेंस पढ़ते हैं, और इसमें बताया जाता है कि टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे ऐसे ही बना देते हैं साथियों। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है क्या जी, पास्ट टेंस, और तीसरा होता है क्या, फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से टेंस आपके होते हैं। और यही इसी प्रेजेंट टेंस को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी, वर्तमान काल। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पास्ट टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य काल। इस प्रकार से शब्दों का उपयोग होता है। बात समझ पा रहे हैं कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर इसी प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलना हो तो वर्तमान काल बोलते हैं, इसी पास्ट टेंस को हिंदी में बोलना हो तो भूतकाल बोलते हैं, और इसी फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलना हो तो भविष्य काल बोलते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार टेंस को हिंदी में काल बोले और इसका संस्कृत लकार होता है, बिल्कुल इनके भी संस्कृत में शब्द होते हैं। पहले आप लोग यह समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछ दे, क्या बात बताइए, वर्तमान काल किसे कहते हैं या प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो आप तो अचंभा में पड़ जाइएगा। आइए अभी इसका ट्रिक की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो आप उसे एक शब्द बोल दीजिएगा कि जो समय अभी चल रहा है। जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, यह एक क्या है जी, वर्तमान काल। आप अभी पढ़ रहे हैं, यह अभी क्या है, वर्तमान काल। यानी यह अभी कार्य चल रहा है, खत्म हुआ नहीं है। अभी भूतकाल आपसे कोई पूछ दे कि बताइए बड़े भैया भूतकाल किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा जो समय बीत चुका है। जो समय बीत चुका है। बीत चुका है कहने का मतलब है कि वैसा समय जो अभी नहीं है। यानी कि जैसे कि हम अभी रात के समय सोए थे, कल हम दुर्गा पूजा में प्रसादी खाने गए थे, यह सब क्या है, यह समय बीत चुका है। ठीक है, जो समय बीत चुका है। भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब जो समय आने वाला है। जो समय आने वाला है। जैसे अभी आप पढ़ लिख करके फिर सो जाएंगे, पढ़ लिख जब आप पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे तो आपकी मम्मी आपके लिए अच्छा सा भोजन बना करके लाएंगे, आपको खिलाएंगे। ऐसा भविष्यत काल है। आप अभी कल परीक्षा में आपके 400 से अत्यधिक अंक आएंगे, आप परीक्षा में टॉपर बन जाएंगे। यह सब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं। यह क्या है जी, भविष्यत काल। आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आइए देखते हैं कि आखिर हम जब हिंदी में इस प्रकार से वाक्यों को पढ़ रहे हैं, इसको संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान है साथियों, बस थोड़ा सा आपको देखना है और फिर आपको सारा अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि लकार जो होता है, पहले लकार के बारे में जान लीजिए। यह जो लकार होता है ना, वह 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है। और प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं, 9 रूप होते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि लकार 10 प्रकार के कौन कौन होते हैं और इसके 9 रूप कौन से हैं। देखिए एक लकार आपका आता है, अगर लकारों के बारे में चर्चा करें तो लकारों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे आता है एक लकार लट लकार। लट लकार। दूसरा लकार आता है लोट लकार। क्या आता है, लोट लकार। तीसरा लकार आता है लरिट लकार। लरिट लकार। चौथा लकार आता है लंग लकार।
और एक पांचवा लकार आता है विधि, विधि लिंग लकार। साथियों, कई लोग लंग या विधिलिंग लकार को इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो इसमें भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लकार देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और एक है अंतिम विधिलिंग लकार। अब ये सभी लकार के प्रकार हैं। अब देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे 5 ही लकार को लिखे हैं, तो बिल्कुल सही साथियों। अगर आप इस 5 लकार को ही पढ़ लीजिएगा ना, तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। 5 ही लकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं 5 लकारों की मदद से आप लोग संस्कृत में अनुवाद बनाना भी सीख जाइएगा। देखिए, अब आइए इसको और भी आसान करते हैं। बहुत भारी दिख रहा है। देखिए, यह जो लट लकार है ना, इसी को वर्तमान काल को ही हम लोग संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। यानी कि वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है, वह पढ़ता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होता है ही रीड्स। बस वह पढ़ता है को संस्कृत में अनुवाद कर देना है। हम बता देंगे कि वह को संस्कृत में सह बोलते हैं, पढ़ना को पठ बोलते हैं और इसके साथ ती का प्रयोग करते हैं, सह पठती। अभी उसका भी एक ट्रिक लेके आए हैं, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे। दूसरा है भूतकाल, और भूतकाल जो होता है ना, इसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं लंग लकार। क्या बोलते हैं? लंग लकार। और यह जो भविष्य काल है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं संस्कृत में लिट लकार। क्या बोलते हैं? लिट लकार। अब तो आप लोग यह देख लीजिए कि लकार तो 10 प्रकार के हैं, लेकिन टेंस 3 प्रकार का है कि नहीं है? जब टेंस 3 प्रकार का है, तो वर्तमान काल को तो हम लोग लट लकार बोल दिए, भूतकाल को हम लोग लंग लकार बोल दिए और भविष्य काल को लिट लकार बोल दिए। अब बच गए ये 2 गो। एगो है नाम इसका लोट, एक नाम है इसका विधिलिंग। यह जो लोट लकार है ना, लोट लकार का मतलब हुआ कि वैसा शब्द या वैसा वाक्य जिसमें आप सभी को किसी न किसी चीज का आज्ञा दिया जा रहा हो, यानी कि आज्ञा के अर्थ में बोध हो रहा हो, तो उसे लोट लकार कहते हैं। जैसे तुम्हें वह पढ़े, तुम पढ़ो, तुम वहां जाओ, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी वह खा लो, जल्दी सो जाओ, याद करके जाओ, मास्टर बहुत नहीं तो मास्टर बहुत पीटेंगे, यहाँ पर खेलो, वहां पर मत जाओ, उस मित्र के साथ मत जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको आज्ञा दे रहा है, आपके पिताजी बोलते हैं एक गिलास पानी लाओ, आपको आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य बनेंगे ना, हम उसे लोट लकार के अंतर्गत समझेंगे। एक और बड़े भैया बच गए यहाँ पे, नाम है इनका विधिलिंग लकार। नाम ही इनका बहुत बड़ा है, लेकिन काम बहुत छोटा है, यानी कि इतना भारी नहीं है। बस आप जिस भी लकार के अंतर्गत, जिस भी वाक्य के अंतर्गत देख लीजिएगा, चाहिए समझ जाइएगा ये कौन बड़े भैया हैं, विधिलिंग लकार वाले हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें मेला जाना चाहिए, मेला में जलेबी खाना चाहिए, वहां पे जाकर नृत्य करना चाहिए, तुम्हें उसको पीटना चाहिए, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, तुम्हें हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए ताकि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सको। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे ना, जिस वाक्य के अंत में चाहिए का प्रयोग होगा, समझ जाइएगा वह कौन सा लकार है बड़े भैया, विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। तो आप लोग अब हम इतना ही रहने देते हैं। यानी कि आज के हम लोग इस क्लास में हम लोगों ने यह चर्चा किया कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें और आपकी परीक्षा में 34 नंबर कैसे लाएं। और पूर्ण रूप से हम लोग लकार के प्रकार के बारे में चर्चा किए, जैसे कि लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। और जो हम लोग ने यह चर्चा किया कि लट लकार को वर्तमान काल बोलते हैं, लंग लकार को भूतकाल बोलते हैं और लिट लकार को भविष्य काल बोलते हैं। और जो लोट लकार होता है, इसमें आज्ञा के अर्थ में, यानी कि कोई आपको आज्ञा दे रहा है। विधिलिंग लकार में चाहिए का प्रयोग किया जाता है। तो इत्यादि मुख्य रूप से इन बातों का चर्चा हम लोगों ने किया। फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में हम लोग बारी बारी से, यानी एक वीडियो में लट लकार को पढ़ेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आपको ज्यादा भारी ना लगे। लट लकार, लोट लकार, फिर अगले वीडियो में लेट लकार, अगले वीडियो में लंग, और फिर अंतिम में विधिलिंग लकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।